अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे बखैर आफ़ियत होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपसे माय स्टडी कैंप प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज हम बेसिकली बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं, जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक्स डिस्कस की थी, इस चैप्टर की बेसिक टर्म्स जितनी भी थी वो हमने डिस्कस की थी। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने बेसिकली वाटर को डिस्कस किया था इन डेप्थ जाकर, और अब लेक्चर नंबर 3 में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा टॉपिक ख़त्म करें, इंक्लूडिंग मोनो, पॉली एंड डायओलिगो। ठीक है, तो वो जारी बात है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। एक आज वापडा वालों ने बहुत तंग किया हुआ है, तो ये चीज़ें हमें भी देख कर चलना पड़ता है सारा कुछ। तो ये है कि अभी जो आज का लेक्चर है आपका आने वाला, यानी कार्बोहाइड्रेट्स पे जो लेक्चर होगा, इसमें मैं बेसिक्स टर्म्स जो हैं वो सिर्फ रिकॉल करूँगा, मैं उनको दोबारा दोबारा समझाने नहीं बैठूंगा। मैं फटाफट से बस रिकॉल करके आगे जाता जाऊंगा। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर्स लिए उसे समझ आ जाएगी, जिसने नहीं लिए होंगे उसे समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले जो ऊपर आई बटन में दोनों लेक्चर नंबर 1 एंड 2 शो हो रहा है, पहले उन्हें अटेंड करें, फिर लेक्चर नंबर 3 की तरफ आएँ। तो फटाफट से हम पिछले 2 लेक्चर्स का रिकैप लेते हैं और हम अपना जो आज का काम है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोमोलेक्यूल्स को डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, बायो एलिमेंट पढ़े थे, ह्यूमन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन, परसेंटेज वाइज कॉम्पोजिशन देखी थी। उसके बाद माइनर एलिमेंट्स देखे थे, मेजर देखे थे, मैक्रो देखे थे, माइनर देखे थे। उसके अलावा मैक्रो भी देखे थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हमने देखे थे, मोनोमर्स देखे थे, पॉलीमर्स देखे थे हमने, फिर इधर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस देखा था। उसके बाद हमने ये आपने प्रोसेसेस 2 याद रखने हैं, एक कंडेंसेशन आज बहुत यूज़ होगा और एक हाइड्रोलाइसिस। तो मैं इनको बार बार से यूज़ नहीं करूँगा, पूरी टर्म नहीं बताया करूँगा, सिर्फ नाम बताऊँगा। उसके बाद फिर हमने कंपोजिशन इन मैमेलियन सेल एंड बैक्टीरियल सेल कंपेयर की थी। उसके बाद हमने वाटर को डिस्कस किया था। वाटर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन में हमने डिफरेंट सेल्स के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर चेक की थी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हमने बायोकेमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल एज वाटर एज अ रॉ मटेरियल देखा था। उसके बाद पोलैरिटी को देखा था, पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी देखी थी। उसके बाद हमने ये कंप्लीट सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिस्कशन की थी। उसके बाद कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, कोहेजन एंड एडहेजन फोर्सेस को हमने देखा था, हीट कैपेसिटी और उसकी डेफिनेशन, उसमें जो कुछ भी आता है वो सब डिस्कस किया। उसके बाद हमने हीट और वेपराइजेशन को डिस्कस किया और देन लास्ट के अंदर हमने आके डिस्कस किया था, बल्कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन डिस्कस किया, आयनाइजेशन डिस्कस किया और लो डेंसिटी ऑफ आइस, और लास्ट में हमने फिर कुशन वगैरह जो प्रोटेक्शन एंड कुशन डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली पिछला लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ था और अब हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स हेडिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स। पहले इससे रिलेटेड टर्म्स देख लें। ठीक है, या यूं कह लें कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ही हैं। पहला तो आएगा इसका लिटरल मीनिंग। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है बच्चों, वो आप मुझे बताएंगे कि लिटरल मीनिंग क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट को अगर आप तोड़ के पढ़ें तो क्या बनता है? हाइड्रेटेड कार्बन। क्या बनता है? हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रा मतलब वाटर और हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन एंड वाटर को मिला के जो चीज़ बनाई गई है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है सैकराइड। तो वर्ड सैकराइड भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, तो वर्ड सैकराइड कहाँ से आया? तो बेसिकली याद रखें ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और जिसका मीनिंग क्या है? शुगर। और एक्चुअली ये वर्ड सैकराइड नहीं है, सैकरॉन है। सैकरॉन से हमने लिया सैकराइड। ठीक है, ये शायद यहाँ पर ए है। ठीक है, बल्कि नहीं, वो होता है यहाँ पर के होता है, बल्कि सैकरॉन वहाँ पर के होता है, यहाँ पर हम के नहीं पढ़ते, हम डबल सी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में ग्रीक में ये बनेगा। इसको दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूँ मैं। क्या होगा ये? इसके स्पेल होंगे सैकरोन। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? शुगर। उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। तो केमिकली ये क्या होते हैं? केमिकली ये होते हैं बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी वाटर होगा, और क्या होंगे साथ में, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे। पॉली का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, और एक्स्ट्रा उनमें चीज़ क्या है? एल्डिहाइड आपको पता है ना ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कार्बन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, और अगर यूं हो, ठीक है, तो ये कीटो ग्रुप होता है। यहाँ ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी। वर्ड हाइड्रोक्सी शो करता है, इनमें हाइड्रोक्सल बहुत ज़्यादा होंगे, हाइड्रोक्सल ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, अच्छा, लास्ट पे हम देखेंगे कि ये इनका जनरल फार्मूला। तो बच्चों, ये जो जनरल फार्मूला लिखने जा रहा हूँ ना, इसकी गेम को आपने समझना है, इसकी गेम आप लोगों ने ज़रूर समझनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला जो हम ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स पे अप्लाई करते हैं वो होता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको इससे लिखें, CxH2O। आप बोलेंगे CnH2n भी तो लिख सकते हैं सर, मैं बताता हूँ वो कैसे लिखेंगे और कहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ना अब एक टेबल ही बना लेते हैं हम, बेटर रहेगा वो। ठीक है, टेबल बना लें, और उस टेबल में हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनो होगा, यहाँ पर क्या होगा? ओलिगो, और यहाँ पर क्या होगा? पॉली। ठीक है, और यहाँ पर होंगे कैरेक्टर्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर आएगा आपके पास सेकेराइड। शुगर यूनिट लिख लें या सेकेराइड यूनिट लिख लें कि कितने सेकेराइड होंगे। एक मोनोसेकेराइड में तो हमेशा वन ही होगा, चाहे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज बजाते खुद एक सेकेराइड है ना, एक शुगर का मॉलिक्यूल है, तो एक ही होगा शुगर यूनिट। ठीक है, इसमें ओलिगो में कितने होते हैं? 2 से लेकर 10 तक, और पोली में कितने होते हैं? मोर देन 10 होते हैं। कितने? मोर देन 10 होंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कॉमन नेम। तो कॉमन नेम इनके क्या क्या होंगे? कॉमन नेम मोनोसेकेराइड का है सिंपल शुगर, इसका कॉमन नेम क्या होता है? सिंपल शुगर। इसका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर। और पॉलीसेकेराइड का आप सोचेंगे फिर क्या होगा? वो होगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है टेस्ट। टेस्ट क्या होगा? टेस्ट मोनोसेकेराइड का होगा स्वीट। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड लेस स्वीट, टेस्टलेस, और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? टेस्टलेस। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, अगर आप कोई आर्टिफिशियल एक स्क्रीन हम कहते होते हैं, स्क्रीन अक्सर गोले पे डाली जाती है। ठीक है, आपको आपके यहाँ शायद मिलता है या नहीं। स्क्रीन बेसिकली एक फ्रक्टोज ही आप उसको कह सकते हैं, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो बहुत मीठा होता है। फिर आपके पास आता है, अगर आप ग्लूकोज को चेक करें तो वो थोड़ा सा यू कैन से वो भी मीठा होता है अच्छा खासा। लेकिन अगर आप सुक्रोज को खाएं, ठीक है, आपकी नज़र में सुक्रोज भी अच्छा खासा मीठा है, लेकिन फ्रक्टोज उससे ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो अब सुक्रोज आप बोलेंगे कहाँ पे पाया जाएगा? मैं बोलता हूँ शुगर केन आपने खाया हो तो उसके अंदर होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप कॉटन को मुंह में डालें, क्या कोई टेस्ट आएगा? कॉटन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, वो पॉलीसेकेराइड है, वो क्या होता है? टेस्टलेस होता है। अच्छा, नेक्स्ट आप देख लें फटाफट से, जो नेक्स्ट है वो आपके पास है सॉल्युबिलिटी। ये तो कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया ना। सॉल्युबिलिटी इन H2O यानी कि वाटर। तो वाटर में क्या सॉल्युबल है या नहीं है ये देखते हैं हम फटाफट से। तो मोनोसेकेराइड सॉल्युबल है, बल्कि लिखें इजीली सॉल्युबल। अच्छा, और ओलिगोसेकेराइड यस यू कैन से लेस सॉल्युबल। ठीक है, लेस सॉल्युबल। और ये होंगे फिर इनसॉल्युबल। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन आपसे वो चाहे जैसा मर्जी बना ले, कॉन्सेप्चुअल बना ले या रट्टा बेस, कैरेक्टरिस्टिक्स याद हैं तो आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताया हुआ है कि बड़े का छोटे में टूट जाना विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। तो ये ऑलरेडी सबसे सिंपल है, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, तो नो हाइड्रोलाइसिस। यस, पॉसिबल है हाइड्रोलाइसिस,
यस पॉसिबल है। ये यील्ड करेगा 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट और ये 11 एटलीस्ट 11 यूनिट देगा। कोई भी पॉलीसेक्राइड है वो एटलीस्ट 11 यूनिट तो देगा मोनोसेक्राइड के। अच्छा नेक्स्ट इज जनरल फार्मूला। अब ये वो थी जो सी चीज़ मैंने ऊपर रेड से लिखी और ये इधर भी मैं रेड से ही लिखूंगा। अगर तो आपसे कोई पूछे कि मोनोसेक्राइड के तौर पे जनरल फार्मूला बताएं, फिर आप बताएंगे CnH2n H2ON सॉरी, ठीक है, सॉरी n लिखना है इधर n। अगर आपको कोई पूछे एज ओलिगोसेक्राइड तो CnH2ON-1, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे पॉलीसेक्राइड के हवाले से तो फिर लिखेंगे CxH2OY, लेकिन जनरली हम यही लिखते हैं CxH2OY, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस ग्राफ को, टेबल को, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपके पास क्लासिफिकेशन। हम इनको क्लासीफाई किस बेस पे करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल कार्बन एटम, C एटम, ठीक है, हम कहते हैं ग्लूकोज, या बल्कि हम ये नहीं कहते, बल्कि हम इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हम कहते हैं हेक्सोज, क्या, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, लाइक दिस, ठीक है। हम ट्रायोज कहते हैं वो जिसमें 3 कार्बन है, टेट्रोज वो जिसमें 4 कार्बन है, पेंटोज वो जिसमें 5 कार्बन है, हेक्सोज वो जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है। इसी तरह हेप्टोज वो जिसमें 7 कार्बन है। तो बिल्कुल ये वही कंसेप्ट है कि इसमें हम कार्बन नंबर के कार्बन एटम के नंबर से डिसाइड करते हैं कि अब ये कौन सी क्लास में फॉल करेगा, और इसको हम कहते हैं ऑन बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, ऑन बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, ठीक है। कितने मोनोसेक्राइड यूनिट है, फॉर एग्जांपल डायासेक्राइड जिसमें 2 होंगे, ट्राइसेक्राइड जिसमें 3 होंगे, टेट्रासेक्राइड जिसमें 4 होंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसकी 9 फैमिली, 9 क्लासिफिकेशन हम करते होते हैं, और ये होती है ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेशन। यानी इसको हम स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेशन की बेस पर करते हैं। लाइक सेल्यूलोज की बात कर लें तो फिर उनमें हम ब्रांचिंग का डिस्कस करते हैं, ब्रांचिंग होती है नहीं होती है, तो ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट थिंग इज़ कि इनका फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं प्रोवाइड एनर्जी, जैसे ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। बस इसका अभी आप एक ही मेजर फंक्शन लिखें, उसके बाद इसमें लिख लें कि एक्सेस इज स्टोर्ड टू फैट। उसके अलावा इन प्लांट्स इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। अच्छा जो लास्ट वाला पॉलीसेक्राइड, यूज इन synthesis of many complex molecules like cell wall। अब पढ़ते हैं ना कि cell wall of bacteria is taken as a single cell wall is always taken as a single molecule which is said to be saccharous। तो उसके अंदर जो एक हम पढ़ते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन हम पढ़ते हैं उस केस में, बैक्टीरिया के केस में वो भी एक पॉलीसेक्राइड है। और अगर आप देखेंगे सेल्यूलोज को, वो भी एक पॉलीसेक्राइड है। फंगल की तरफ आएंगे तो वहाँ पर होता है काइटन, वो भी एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। तीनों को हम डिस्कस करेंगे, बल्कि नहीं वो उसको नहीं करेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन को नहीं करेंगे, बाकी दोनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा उसके बाद आता है सोर्स, कि ये हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो सोर्सेज में हमारे पास आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये तो हमें वेजिटेबल से मिल जाते हैं और फ्रूट से मिल जाते हैं। उसके अलावा ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमें शुगर केन से मिलते हैं, गन्ना, मैंने आपको बोला सुक्रोज मिलता है यहाँ से। मिल्क से मिलता है गैलेक्टोज, नहीं लैक्टोज सॉरी, मिल्क से लैक्टोज मिलता है, ठीक है। बीट रूट, उसके अलावा बीट रूट से मिलते हैं, ठीक है। बीट रूट चुकंदर किसी बच्चे ने खाई हो तो वैसे तो हम नहीं इतनी कोई बच्चे भी पसंद करते, कड़वी बहुत होती है।
सीरियल वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये मैंने क्या लिख दिया, सीरियल, ठीक है। सीरियल दालें राइस के अंदर होते हैं, दालों के अंदर होते हैं, ब्रेड के अंदर। आपने कभी नोटिस किया हो ना, तो राइस का कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है ना, दालों का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। मतलब अगर आप कभी कच्चे चावल खाएं या कच्ची दाल चबाएं तो उसमें से आपको जो टेस्ट आएगा वो अदर कंपोनेंट्स का होगा। जैसे अब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा राइस में होता है तो वहाँ पर आपको टेस्ट काफ़ी टेस्टलेस सा फील होता है, ठीक है। लास्ट पे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप ऐसा करें, मोनोसेक्राइड की एग्जांपल्स भी अभी ना लिखें, ठीक है। वो आपके चलें, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं आगे मिक्स करके मैं आगे लिखूँगा, सबकी एग्जांपल्स लिखूँगा। लेकिन यहाँ पर एक की एग्जांपल्स लिख लें जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बहुत दफ़ा आया है, इसकी भी लिख लें। इसकी थोड़ी सी हैं, ये सुक्रोज होती है, ठीक है, माल्टोज होता है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास होता है लैक्टोज होता है, ठीक है, इधर भी लिख लें। बल्कि अब ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, पेंटोज होता है, गैलेक्टोज होता है, ठीक है, उसके अलावा राइबोज होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी होता है। तो काफ़ी सारे पाए जाते हैं। इसमें आपने याद रखना है स्टार्च एक, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, फिर डेक्स्ट्रेन, पेक्टेन, एगर, डेक्स्ट्रेन, पेक्टेन, एगर, ठीक है, उसके अलावा काइटन, ठीक है। तो ये मैंने कितने लिख दिए हैं, 7 हैं ये, ठीक है, 7 है ना। हाँ, ये आपने सारे रट लेने, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर जाते होते हैं, स्पेशली पेक्टेन और काइटन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो थे हमारे बेसिकली एक जो हमारा इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट्स का वो कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मोनोसेकेराइड्स को, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स तो इनका वर्ड ही शो करता है। पहले एटामोलॉजी देख लें फटाफट से। मोनो 1 सेकेराइड शुगर, एक शुगर को हम क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड, ठीक है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन नेचर में कितने मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं, यानी कितने नहीं कह सकते, कौन कौन से पाए जाते हैं। तो नेचर में सिर्फ वो मोनोसेकेराइड्स अकर करते हैं जिनके अंदर कार्बन या तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो। 3 वाले को हम कहते हैं ट्राइओज, 4 वाले को कहते हैं टेट्रोज, ठीक है, टेट्रोज। इसको हम कहते हैं पेंटोज, हमारे डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। इसको हम कहते हैं हेक्सोज, लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस एंड फोटोसिंथेसिस। और इसको हम कहते हैं हेप्टोज। यही क्लासेस अकर करती हैं इन नेचर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अब हम इनका स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो याद रखें कि एक मोनोसेकेराइड के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल कार्बन एटम इन मोनोसेकेराइड, मोनो, अगली दफ़ा मैं एमएस लिख दिया करूँगा, आप समझ आया कीजिएगा, ठीक है, टाइम थोड़ा है। सेकेराइड्स हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप, जितने मैंने बोला पॉलीहाइड्रोक्सी, तो अभी वो बात समझाने लगा हूँ। जितने भी कार्बन एटम एक मोनोसेकेराइड में पाए जाते हैं सबके पास क्या होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप, एक्सेप्ट 1। सिर्फ एक कार्बन एटम ऐसा होगा जिसके ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या होगा, नहीं होगा, उस पर क्या होगा, द रिमेनिंग कार्बन एटम हैव कार्बन एटम हैव, उसके ऊपर क्या होगा, आइदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। क्या होगा उसके पास, या एल्डिहाइड होगा या कीटोन ग्रुप होगा। तो आपको पता है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आ जाए तो उसके बाद फ्री जो जगह बचती है वो सिर्फ एक होती है और उस पर दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा, चेन जो बनानी है। हाइड्रोक्सल के लिए जगह ही नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली, इसको टेबल की फॉर्म में लिखें, एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। एल्डो शुगर कौन सी होगी, विच
हैव एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, जिसके पास क्या हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, उसका नाम क्या होगा, एल्डो शुगर। एंड विच हैव कीटो ग्रुप, जिसमें कीटो ग्रुप होगा उसको, कीटोन ग्रुप सॉरी लिखें आप, कीटोन ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे, कीटो शुगर। अच्छा, क्या यहीं पे बहस खत्म होती है? नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, ये ना सिर्फ यहाँ काम आएगी बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में भी आपने याद रखना है कि अगर तो एल्डोज शुगर है ना, इसको एल्डो शुगर भी कहते हैं और एल्डोज शुगर भी कहते हैं, और इसको कीटो शुगर भी कहते हैं और कीटोज भी कहते हैं, ठीक है। अगर तो एल्डोज शुगर है तो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप का तो आपको पता है, ऑर्गेनिक पढ़ के आए आप, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला होगा ना, ठीक है। जो एल्डोज शुगर है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड, वो जुड़ा किसके साथ होगा, वो कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा होगा हमेशा। कार्बन नंबर 1 बेसिकली वो होगा जो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा, ठीक है। और जो कीटोन में होगा ना, उधर होगा कीटोन ग्रुप, और वो कौन से वाला कार्बन होगा, वो बेसिकली कार्बन नंबर 2 होगा हमेशा, हमेशा जो, क्योंकि नंबरिंग आप हमेशा फंक्शन ग्रुप साइड से करते हैं, तो जो कार्बन नंबर 1 होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन होगा इन द केस ऑफ एल्डोज शुगर, और इन द केस ऑफ कीटोज शुगर वो 2 वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमारी ये बहस ख़त्म हुई है, तकरीबन बेसिक्स हमने कर ली हैं। मोनोसेक्राइड ही एक ऐसा है जिस पर थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो अब हम ना इसकी क्लासेस को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट क्लासेस मैंने आपको ऊपर बताई, ठीक है। लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासेस होंगे, उनके फार्मूलाज होंगे, उनके अंदर एल्डो फॉर्म होगी, उनकी कीटो फॉर्म होगी, और उनका फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखें फार्मूला, यहाँ पर आप लिख लें एल्डो फॉर्म यानी एल्डोज फॉर्म, यहाँ पर आप लिख लो कीटोज यानी कीटो फॉर्म, और यहाँ पर लिख लें फंक्शन। हम फटाफट से इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे और हम इसको आगे लेके चल सकें। पहली वो होगी जिसमें 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, ट्राई 3 ओज, ठीक है, यू कैन से यूनिट, तो ट्रायोज, ठीक है। ट्रायोज कौन सा होगा, जिसमें होंगे 3 कार्बन। जरा जनरल फार्मूला लगाओ, CnH2n, C3 होगी, H2n है ना बेसिकली, H2ON सॉरी, H2ON है आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड O के साथ 3 आ जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया ट्रायोज का फॉर्मूला। अब ट्रायोज 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्लिसरल्डिहाइड, अब इसका तो नेम ही शो कर रहा है ये क्या है, एक एल्डिहाइड। अब ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये क्या होगा, कीटो ग्रुप होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटो फॉर्म ट्रायोज की एल्डोज है, सॉरी कीटो फॉर्म जो है इसकी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, और एल्डो फॉर्म इसकी कौन सी है, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब ये क्या है, आपने इन दोनों को पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, और साथ में G3 भी पढ़ा था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, याद है ना। तो ये दोनों वही हैं। तो इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस में भी आपने ये पढ़े हुए हैं, और ग्लाइकोलाइसिस में तो मैंने एग्जांपल दे दी ना, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर चूंकि हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर कलर स्कीम को फॉलो नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बस मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोगों को नज़र आए जो मैं लिख रहा हूँ कि ये इसी पॉइंट का हिस्सा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और अब अगला लिखता हूँ। वैसे तो मैं टेबल ही ड्रॉ करने का सोच रहा था, लेकिन आज ऑलरेडी लेट हो गया और लेक्चर आज का इंपॉर्टेंट है, मैं मिस नहीं कर सकता था, इस वजह से फिर मुझे इसी तरह चलना पड़ा, ठीक है। आपने ट्रायोज देख लिया, अब आपको देखना है टेट्रोज। टेट्रा वर्ड शो क्या कर रहा है, 4 और ऑज यानी कि यूनिट्स। फॉर्मूला लगाएं, C4 आ गया, ठीक है, 4 यूनिट है, H8 आएगा ना, 4 2 ज़ार 8, और O4 आ जाएगा। ये आपके पास टेट्रोज का फॉर्मूला आ गया। इसमें अगर आप एल्डिहाइडिक फॉर्म देखोगे तो वो होगी अरिथ्रोज, क्या होगी, अरिथ्रोज। और अगर आप इसकी कीटो फॉर्म देखोगे तो वो क्या होगी, अरिथ्रोज,
अरिथ्रूलोज, ठीक है, अरिथ्रोज एंड अरिथ्रूलोज। और ये क्या है, इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट है, जैसे वो थे ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के, इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया में जब फोटोसिंथेसिस चल रही होती है ना, तो ये दोनों कंपाउंड्स बनते हैं, अरिथ्रोज एंड अरिथ्रूलोज। आप नहीं पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं फिर भी आपको इनका स्ट्रक्चर करवा दूंगा एटलीस्ट, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि आप लोगों को चलो थोड़ा बहुत नॉलेज हो। जो बच्चा उन्हें याद करना चाहे वो भी उसकी मर्जी, मैं ये बच्चों पे छोड़ता होता हूँ, जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा करवाता हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी होगी अगर आप करना चाहो। क्योंकि मुझे पर्सनली जो बायोकेमिस्ट्री है वो बहुत पसंद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कह सकते हैं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जिस भी चीज़ का स्ट्रक्चर हाथ आता है ले लो, बस ले लो यार, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देते ही हैं वो। अच्छा, नेक्स्ट इज पेंटोज। वर्ड पेंटा शो करता है 5, ठीक है, C5H10O5, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसमें दो होते हैं, एक होता है राइबोज, ये तो एल्डिहाइडिक फॉर्म है, और डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। एक आपके डीएनए में पाया जाता है और एक आपके आरएनए में पाया जाता है। और एक होता है रिब्यूलोज, राइबुलोज भी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये दोनों तो प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, जो एल्डिहाइडिक फॉर्म है प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, वाइल जो राइबुलोज है ना, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। अब ये आपने कहां पर पढ़ा होगा, जल्दी सोचें, जल्दी जल्दी सोच ले, जल्दी 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 सोचें, जल्दी जल्दी सोचें बच्चों। मैं उतनी देर ये लिख लूं, फिर मैं बताता हूं कहां पर पढ़ा है। कमेंट कर दें अगर किसी को याद आ गया तो बेटा आपने ये इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस कहाँ पर पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा हुआ है रुबिब, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। और आपने इसके अलावा वो भी पढ़ा था राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, एंजाइम। तो वो एंजाइम रुबिब पे वर्क करता है, और रुबिब में क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, तो वो राइबुलोज यही वाला 4 कार्बन शुगर, वो यही वाली है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली you have a very important class that is basically hexose। क्या नाम है उसको, हम क्या पढ़ते हैं, हेक्सोज। आपने आज तक बचपन से ये जरूर पढ़ी हुई है, छोटे से थे जब आपको ये बना के दिया गया था, C6H12O6, 4th 5th में थे जब फोटोसिंथेसिस की हमने पहली दफ़ा इक्वेशन लिखी थी। अच्छा, ये कौन से होते हैं, लाइक ग्लूकोज है आपके पास गैलेक्टोज है, ये दोनों क्या है, याद रख लीजिएगा, गैलेक्टोज भी एक एल्डिहाइडिक शुगर है, और इधर क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज। अच्छा, इसका काम क्या होता है इनका, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज बात करो, ग्लूकोज एज कॉमन रेस्पिरेटरी फ्यूल, मैंने कॉमन लिखा है, ठीक है, हमेशा ये नहीं होता, लेकिन कॉमन से मुराद है कि 99% यही होता है, ठीक है। लेकिन कई जगह पे प्रोटीन भी आप इस काम के लिए यूज़ कर लेते हो, तो वो फिर एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। फ्रक्टोज किस काम में आता है, फ्रक्टोज इज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इंटरमीडिएट होता है फोटोसिंथेसिस में। और गैलेक्टोज, अच्छा ऊपर मैंने बोला था लैक्टोज शुगर, ठीक है, तो गैलेक्टोज भी इज अ कंपोनेंट, ये भी एक कंपोनेंट है मिल्क शुगर का ही, मिल्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है, कंपोनेंट। एक मिनट, सॉरी, ठीक है, मैंने ठीक बोला था ऊपर, अभी गलती कर गया हूँ, सॉरी। ऊपर मैंने बोला कि मिल्क में पाई जाती है शुगर, दैट इज लैक्टोज। अच्छा, गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है, वो कैसे बनता है वो भी आज बना के दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, आज बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे आज, ऐसे नहीं आज जान छोड़नी आपकी, इम्पॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं कह रहा हूँ आप उल्टा भी लटक जाओ किसी के सामने, वो आपको ये चीज़ें नहीं करवाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो मैं करवा रहा हूँ वो अच्छे से कर लिया करो, अच्छे रह जाओगे। बाद में ज़रूर आप लोगों ने ये सोचना है कि काश मैंने वहाँ से वो एक MCQ कर लिया होता, आज मेरा 1 नंबर होता, मेरे मेरिट में 0.25 इंक्रीज हो जाता।
अगर ये 0.25 होता तो मैं इतने बच्चों से ऊपर होता। और मेरी एक स्टूडेंट है, नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा उसका, लेकिन वो बेचारी, उसका मेरिट अभी तक बन रहा है 90.25 है ना। तो चांसेस अभी तक जो हैं, अभी तक तो मतलब एक प्रॉपर कोई सामने नहीं आया ना मेरिट, ठीक है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो उसका कुछ 0.05 या 8 से रह रहा है अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो इससे ज़्यादा सदमा क्या ही होगा बच्चों। अच्छा, बाकी आपको ये भी बताना था कि हेप्टोज शुगर्स में होते हैं बेसिकली, आपने ये नहीं पढ़े हुए ग्लूकोहेप्टोज या सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो ये दोनों इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, बस इतना को याद कर लें, इससे ज़्यादा ज़हन में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमने मोनोसेक्राइड्स की बेसिक्स को क्लियर कर दिया है। बेसिक भी नहीं आप कह सकते, हमने थोड़ा सा हायर लेवल तक भी चलेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन को। किसको? केमिकल स्ट्रक्चर को कह लेंगे केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल स्ट्रक्चर लिख लें, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। नॉर्मली या यू कैन से यूजुअली, या यूजुअली भी ना लिखें, लिखें इन ड्राइड फॉर्म, ड्राइड यानी बगैर पानी के, ड्राइड फॉर्म, या इन इधर लिख लें क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म। मैंने आपको दोनों वर्ड लिख दिए हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। जो आपके पास है ना मोनोसेक्राइड्स, वो अकर करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर रखते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है और रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी बता देता हूँ, रुको। लेकिन इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडिया, ठीक है, इन एक्वस मीडिया क्या हो जाते हैं, वो चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और चेन स्ट्रक्चर कौन से बनाते हैं? मोस्टली वो होते हैं पेंटोज, या यूं कह लो कि हमेशा ही कह लो पेंटोज और हेक्सोज, ठीक है। हेक्सोजेस और पेंटोजेस इन द फॉर्म ऑफ एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम दे अकर एज चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, दे हैव चेन स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप देख लो कि ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम चेन बनाएंगे, ठीक है। चेन ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता। ओपन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें हम स्ट्रेट एक लाइन में मॉलिक्यूल को ड्रा करते हैं। तो मैं आपके सामने ना एक मॉलिक्यूल ड्रा करता हूँ, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, हमेशा ऐसे ही ड्रा किया करें, पहले कार्बन चेन बना लिया करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लगा दें एल्डिहाइडिक ग्रुप। यहाँ पर ये भी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आपने उर्दू में लिख लेनी है बातें जो भी बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आएंगी केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। ये 4 कार्बन वाला है, एल्डिहाइडिक है, इसका नाम होगा बेसिकली अरिथरोज, ठीक है। लेकिन इधर इंपॉर्टेंट क्या है, इधर सारे के सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स को देखें। हाइड्रोक्सल ग्रुप किस साइड में है? ये वाला भी, सॉरी, हाइड्रोक्सल ग्रुप सारे किस साइड पे हैं? राइट साइड पे हैं। किस साइड पे हैं? राइट साइड पे। तो ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वैसे तो इसका डेक्स्ट्रो और लीवो के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हम इसको डी या डी बोल रहे हैं, ये मैं अभी इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे जब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जाकर जब हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं ये आप बस ये याद रखें कि डेक्स्ट्रो और लीवो का कुछ लेना देना नहीं है राइट और लेफ्ट से, बस एक कन्वेंशन बना दी गई है और उस कन्वेंशन में बायोलॉजी में ये अप्लाई हो रही है अभी तक। केमिस्ट्री में कुछ जगह पे डेविएशंस हैं, लेकिन बायोलॉजी में आप यही याद रखेंगे कि अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑन द राइट साइड है, ज्यादा मोस्टली जो है वो ऑन राइट साइड है, तो वो क्या होगा? मोस्टली अगर राइट साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो वो क्या होगा? डेक्स्ट्रो होगा। और यहीं पर मैं आपको लीवो भी बना के दिखा देता हूं। अगर लीवो की बात करें, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, देन यू हैव CH2OH। वैसे तो लास्ट वाला OH ना ही काउंट करें तो बेटर है, ठीक है। आप दरमियान वाले दोनों को देख के चलें, H डबल बॉन्ड OH। अब सारे बॉन्ड्स को मिला दीजिए आपस में, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या बन गया, लीवो अरिथ्रोज या लेफ्ट हैंडेड अरिथ्रोज, ठीक है, क्या बन गया, लेफ्ट हैंडेड अरिथ्रोज। अब इसमें ज्यादातर ये इस साइड पे है, तो ये क्या होगा, अरिथ्रोज लेफ्ट, या लीवो इसको कहते हैं, लीवो, ठीक है। इसी तरह आपने अब मुझे आप लोगों की असाइनमेंट है आज के लिए, लिख लें जल्दी से, जो आपने मुझे शो करनी है। उसमें बेसिकली आपने करना ये होता है, अच्छा अगर कोई बच्चा लेट भी ले रहा है ना लेक्चर, वो बनाने के बाद मुझे शो ज़रूर करे, ठीक है। बल्कि ये छोड़े, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ज़्यादा कई दफ़ा सुस्ती करते हैं, तो ये मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। ये अगर मैंने उसमें डाला तो आपने करना ही कोई नहीं है। CH2OH C++O CH2OH। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चूंकि बात आ गई है दरमियान में कीटो ग्रुप है, तो हम इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ये कौन सी शुगर है, कीटो शुगर है। और अगर इसी की एल्डो शुगर बनानी है तो वो क्या होगी, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे भी लिखा जाता है ना, OH H CH2OH। तो ये कौन सी है, डेक्स्ट्रो। अब हमने इधर डेक्स्ट्रो नहीं लिखा क्योंकि हम स्टार्टिंग वालों को ज़्यादातर कंसीडर ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो ग्लिसरल्डिहाइड, डेक्स्ट्रो डी ग्लिसरल्डिहाइड। हम अक्सर देखते हैं ग्लूकोज के साथ भी लिखा होता है डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज वैसे आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बिल्कुल अगर हमने इसकी एल स्ट्रक्चर बनाना है तो वो होगा CHO COH H CH2OH, और ये क्या हो गया, एल ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। स्पेल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर हो गया हमारा ये काम भी कंप्लीट। अच्छा अब मैंने आपको ना, मेरा काम है कि आप लोगों को हर चीज़ बता देना, ठीक है, करना ना करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा राइबोज शुगर, देन हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को, और ग्लूकोज के बाद मैंने वैसे तो सोचा था आज आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ा दूं, लेकिन अब मैं यही सोच रहा हूँ कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, अभी आपको समझ भी ज़्यादा नहीं आएगी, वो हम चैप्टर 7 में ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं कुछ इंडस्ट्रियल या लेबॉरेटरी मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर्स की बात करूंगा, और वो मैं क्यों करूंगा वो भी आपको पता चल जाएगा जब वो डिस्कस होंगे। देन ओलिगोसेक्राइड छोटे से हैं, और पॉलीसेक्राइड भी कोई ज़्यादा लेंथी काम नहीं है हमारे लिए, ठीक है, वो भी हमने फटाफट से कर लेना है। तो बस आप फटाफट से स्पीड अप करते हैं अपने काम को। तो जब राइबोज, आपको मैंने पहले बता दिया है कि अगर तो ये ड्राइड फॉर्म होगी, तो ड्राइड होंगे तो ये कैसा होगा, ओपन स्ट्रक्चर। अच्छा ओपन स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, बताओ मुझे जल्दी से। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, H2OH, ठीक है। उसके बाद हमने ये पूरे कर दिए, डबल बॉन्ड OH, देन यू हैव OH OH OH। ज़्यादा OH हमने किस साइड पे लगाए हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। ये क्या होगा, डेक्स्ट्रो राइबोज। अब आपने याद रखना है कि हम ये जो डी डाला है ना, ये डी ऑक्सी वाला नहीं है, वो DE होता है, हम जब वो डी डालते हैं। ये क्या है, डेक्स्ट्रो राइबोज, ठीक है, डेक्स्ट्रो राइबोज। और एक और बात याद रख लें कि हमारी बॉडी में डेक्स्ट्रो यानी डेक्स्ट्रो ही पाए जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, लीवो नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, इसकी डिस्कशन हम एंड पे जाके करते हैं। अच्छा अगर हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, यानी हम चेंज कर दें, तो ये लीवो बन जाएगा, कार्बन 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 CH2OH, ठीक है। तो ये OH यहाँ पर भी हमारे होगा, OH यहाँ पर भी हमारे पास होगा, OH यहाँ पर होगा हमारे पास H H एंड H, ठीक है। अब सारे लेफ्ट साइड पे आ गए। अब ये क्या होगा, लीवो राइबोज। अच्छा अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपने राइबुलोज बना के दिखाना है। अच्छा राइबुलोज एक मैं बना के दिखा देता हूं आप लोगों को इधर से ही कि उसमें इसमें क्या डिफरेंस होता है। बस इतना सा डिफरेंस आना, बाकी वो सारा सेम है, ठीक है। ये आ गया कार्बन, यहां पर होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर आएगा CH2OH। अब ये बन गया है राइबुलोज, ठीक है, राइबुलोज। और राइबुलोज कौन सा है, ये लीवो है। आपने डेक्स्ट्रो बना के मुझे दिखा देना है, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कशन की इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर की, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है। लेकिन जब ये रिंग में जाता है,
यानी इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्वस मीडियम में इसका स्ट्रक्चर कैसा चला जाएगा, चेन स्ट्रक्चर बनाएगा या क्लोज स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, सॉरी चेन नहीं, रिंग आएगा यहाँ पर, सॉरी रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। अच्छा, अब रिंग क्या होता है, रिंग यानी कि एक, आप लोगों को पता है रिंग क्या होती है, आप लड़कियां तो पहनती हैं ना, उन्हें तो पता है। अच्छा, अब रिंग बनता कैसे है, ये अमल आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है, और ये मैंने बार बार नहीं करवाना, ये क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। ठीक है, ये बना CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, नीचे लगा कार्बन नंबर 2, उस पर एक साइड में हमने लगा दिया OH। क्यों हमने OH क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, और मैंने बताया कि बॉडीज़ में, ह्यूमन बॉडी में डेक्स्ट्रो ही पाए जाते हैं, लीवो अकर नहीं करते। क्यों, अब उसकी बहस भी मुझे पता है कि मैं आपको बताना तो मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं बता इसलिए नहीं रहा कि अभी थोड़ा सा उस पर ज़्यादा हमने डिस्कशन करनी है, इम्पॉर्टेंट है वो, तो वो इसलिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अच्छा, आपने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें, बल्कि पॉइंट्स बना लें यहाँ पर ना। अच्छा, जब आपने किसी भी कंपाउंड को उसके रिंग में लेकर जाना है ना, सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि वो डेक्स्ट्रो है, तो आपने चाहे रिंग में हम लिख सकें ना कि डेक्स्ट्रो, अब ये डेक्स्ट्रो है तो फिर हम डेक्स्ट्रो राइबोज नीचे लिख सकें, डी राइबोज, ठीक है, डी राइबोज लिखेंगे, डेक्स्ट्रो पूरा लिखने मत बैठिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, डेक्स्ट्रो पूरा लिखने मत बैठिएगा, डी लिखिएगा हमेशा। अच्छा, अब बात ये आ जानी है आपके पास, हाईएस्ट, फाइंड द कायराइल कार्बन्स, फाइंड कायरल कार्बन्स। अब कायराइल कार्बन कौन से होते हैं, वो कार्बन जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, वो कायराइल होते हैं। पहला कायराइल है, देखो एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ कार्बन है, ठीक है, हम इसको कायराइल कह सकते हैं। दूसरा कार्बन है, बेसिकली ये एक पूरा ग्रुप है, इसके लिए ये एक पूरा ग्रुप एक्ट करेगा, ये एक पूरा ग्रुप है, 1 2 3 और ये सारा ग्रुप 4, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी कार्बन नंबर 2 भी कायराइल है, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर 1 का मुझे डाउट आ रहा है कि शायद ये कायराइल नहीं है, चलें अभी इसकी बहस छोड़ दें, क्योंकि ये ना चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें हमने जस्ट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही लेने हैं, ठीक है। ये मैं आपको श्योर करके बता दूंगा कि क्या कार्बन नंबर 1 कायराइल है या नहीं है, अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो वो नीचे कमेंट डाउन कर दे, ठीक है। अब कार्बन नंबर 3 को देखें, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हैं, कायराइल है, ठीक है। उसी तरह अब कार्बन नंबर 4 को देख लेते हैं, कार्बन नंबर 4 देखें जरा, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4, ठीक है, ये भी कायराइल है। अच्छा, और कार्बन नंबर 5 भी देख लेते हैं, कार्बन नंबर 5 का तो साफ पता चल रहा है कि देखो, एक तो ये ग्रुप हो गया, ठीक है, 1 2 और ये 2 सेम है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पर 2 सेम ग्रुप होंगे वो कायराइल नहीं होगा, ये कायराइल नहीं है। तो कायराइल कार्बन बेसिकली हम कह लेते हैं कि चलो ये हम 3 देख रहे हैं, इनमें आपने लास्ट कायराइल कार्बन फाइंड कर लेना है, ठीक है। किस कायराइल कार्बन पे जाना है, लास्ट कायराइल कार्बन, गो टू लास्ट कायराइल कार्बन, ठीक है, कायराइल कार्बन। अच्छा, यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि ज्यादातर ना इतनी लंबी कैलकुलेशन की, मैंने तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन बता दी, लेकिन तुक्के के लिए याद रखें, गो टू या फाइंड द सेकंड लास्ट कार्बन, यू कैन से सेकंड लास्ट कार्बन इज ऑलवेज कायराइल, ठीक है। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे आपने जाना है, ये है बेसिकली सेकंड लास्ट कार्बन। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो यहां पर आए, ये देखो यूं अटैक होगा बेसिकली, ठीक है। और क्या होगा, यहां पर आप लिखते जाएं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑफ कार्बन 1 फॉर्म लिंक बिटवीन कार्बन 1 एंड 4 एंड OH group of carbon 4 is gone या is taken by carbon 1।
तो जो OH ग्रुप है कार्बन 4 का वो कार्बन 1 के पास चला जाएगा। ज़रा आप इसको हम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कार्बन नंबर 1 ड्रॉ करें, कार्बन नंबर 1 आ गया, ठीक है। देन ड्रॉ करें कार्बन 2, कार्बन 2 आ गया, कार्बन 3, कार्बन 3 आ गया। सर्कुलर बनाना है ना हमें, और याद रखें ये 5 कॉर्नर रिंग बनाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये भी मैं एंड पे लिख देता हूँ, उसको हम कहते हैं फ्यूरानोज। और याद रखने के लिए 5 कॉर्नर्ड फ्यूरानोज, F4 फ्यूरानोज, याद रखने के लिए ये आप ट्रिक याद रख लें। यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। आप बोलेंगे एक और कार्बन, बेटा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। कार्बन पूरे हो गए। अब यहाँ पर लिखते हैं CH2OH, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। ये है कार्बन नंबर 6, ये है 6 कह रहा हूँ, ये है 5, ये 4 3 2 1, ठीक है। लिंक बना दें फटाफट से। अच्छा, ये अब इसमें चला गया। यहां पर अब आप देखें कि जो कार्बन नंबर 4 था, अब उसके पास एक तो ये है CH2OH और एक उसके पास हाइड्रोजन है। पहले इनके जो है वो ग्रुप्स भी लगा देते हैं साथ में। OH, यहाँ पर क्या आएगा OH, यहाँ पर क्या आएगा H, यहाँ पर क्या आएगा OH, और यहाँ पर क्या आएगा H, ठीक है। अब आप देखें कि पहले तो कार्बन नंबर 4 के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, अब कार्बन 4 के पास नहीं है बल्कि कार्बन 1 के पास है, जबकि कार्बन 1 के पास पहले नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से उसने एक पूरा रिंग बना लिया, ठीक है, एक रिंग कंप्लीट हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, डी राइबो, और अगर आप पूरा नाम लिखें तो राइबोज भी लिख सकते हैं और फ्यूरानोज भी लिख सकते हैं। 5 कॉर्नर रिंग बनाता है राइबोज हमेशा, 5 कॉर्नर्ड रिंग कॉल्ड फ्यूरानोज, और उसको हम क्या कहते हैं, राइबोफ्यूरानोज। और दूसरा भी याद रख लें, 6 कॉर्नर्ड रिंग जिसके 6 कोने हों, 6 कोनों वाली जिसकी रिंग बने, उसको हम क्या कहते हैं, पायरानोज। अच्छा, अब ये नहीं करना कि पे फॉर पायरानोज, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने यही रखना है, F4 फ्यूरानोज, ठीक है। ये याद रखने के लिए एक ट्रिक बता दिया मैंने आपको कि 5 कार्बन कॉर्नर वाला क्या होगा, फ्यूरानोज, ठीक है। यहाँ पर हमारी राइबोज की जो थी वो डिस्कशन अपने इख्तिताम को पहुँचती है। अब हम फटाफट से डिस्कस करेंगे ग्लूकोज को। ये क्या हमारे पास, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबसे पहले तो क्या है आपको पता है, क्या है, एक हेक्सोज शुगर है। क्या है, हेक्सोज शुगर है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, इसमें ना आगे एक और डिवीजन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। आपने सुना होगा अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, अब याद रखो कि आपने आज तक ज़्यादातर, मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चे ने अल सुना होगा, हमेशा सबने डी ग्लूकोज ही सुना होगा। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी में क्या कर करता है, हमेशा क्या कर करता है, डेक्स्ट्रो यानी डी, नॉट लीवो वन, ठीक है। अच्छा, अब ये अल्फा क्या है और बीटा क्या है, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। ये पेंडिंग रखें अभी आप, ठीक है। उसके बाद ये कितने कॉर्नर्ड रिंग बनाता है, इट फॉर्म 6 कॉर्नर्ड रिंग। सेम ये भी जब आम रूटीन में ये स्टेट चेन रखता है, और वैसे जब ये उसमें चला जाता है, रिंग में चला जाता है, तो फिर ये क्या बना देता है, सॉरी वाटर में जाता है तो क्या बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर। उसको क्या कहते हैं, पायरानोज या ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। अच्छा, इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं, बना के देखते हैं अभी, लेकिन उससे बल्कि वो पहले वही कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं डिफरेंट इसकी कॉम्पोजिशन लिखवा दूंगा, और फिर हमारा ये चैप्टर सॉरी ये वाला ग्लूकोज भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि ग्लूकोज एक क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें। अच्छा, ये ओ नहीं मैटर करता, ओ चाहे इस तरह बना दो ये वाला, चाहे उस तरह बना दो, डजेंट मैटर, ठीक है। OH, ठीक है, H, CHOH, COH, COH, CH2OH, H,
1 2 3 4 5 6। अच्छा देखें, ये हमने बना लिया ग्लूकोज। अब आपसे, आप में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे सर OH जो है लेफ्ट पे भी या राइट पे भी, अब इसको डेक्स्ट्रो बोले या लीवो बोले। और बच्चों मैंने बोला था मोस्टली, तो मोस्टली हाइड्रोक्सिल किस तरफ अगर कर रहे हैं, लेफ्ट राइट पे अगर कर रहे हैं, तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, यानी डी ग्लूकोज है। अच्छा, अब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं फटाफट से। 5th कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन की हमने बात की थी, फाइंड कर लिया हमने उसको। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये ऑक्सीजन को इसके दरमियान में शेयर कर देते हैं। ठीक है, शेयर करें फटाफट से। ऑक्सीजन शेयर हो गया। ठीक है, ये कार्बन नंबर कितना है 5, ये कार्बन नंबर कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5, ये कितना है 6। ठीक है, हमने CH2 सॉरी यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, CH2OH। ठीक है, ये हमारे 6 कार्बन पूरे हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम इसको वैसे सेचुरेट कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन इधर आएगा, हाइड्रोक्सल आएगा इधर, हाइड्रोजन आएगा इधर, इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोक्सल। अच्छा, उसके बाद इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोक्सल, इधर आएगा हाइड्रोक्सल, इधर आएगा हाइड्रोजन। अब ये तो हमने बना दिया पायरानोज, ग्लूकोपायरानोज, या इसको कहते हैं जी अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा डी ग्लूकोज। आप बोलोगे सर आपने ऊपर ना नाम लिया था अल्फा का, लेकिन आपने हमें बताया नहीं था कि अल्फा क्या होता है। आपने बोला था पेंडिंग है सर, पेंडिंग है। अभी आपने उठा के अल्फा उसके नाम के साथ लगा दिया। मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो हाइड्रोक्सल है ना, पहले कार्बन ने जो हाइड्रोक्सल कार्बन 5 से लिया है, वो हाइड्रोक्सल अगर तो नीचे वाली साइड पर आकर लगा है। ठीक है, इसीलिए हमने स्ट्रेट चेन में उसका जिक्र ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो तो हमने लिया ही बाद में है, वो तो रिंग बनने के दौरान आया ना इसके पास। अगर तो वो नीचे है यानी डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड है तो वो क्या है, अल्फा है। और अगर वो अपवर्ड होता तो वो क्या होता, बीटा। ठीक है, लिख लें जरा, इसका हिंट लिखें, पूरी पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एंट्री कर रहे हैं, आप FSC नहीं कर रहे। डाउनवर्ड है तो क्या होगा, अल्फा। अपवर्ड होगा हाइड्रोक्सल तो क्या होगा, बीटा। यहां पर लिख लें OH ऑफ कार्बन 1 इन रिंग। ठीक है, OH ऑफ कार्बन 1 इन रिंग। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही हम फटाफट से एक प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं बीटा ग्लूकोज। ऑक्सीजन शेयर किया हमने, कार्बन 5, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 6। ठीक है, OH ऊपर लगा दिया, बस इतना सा काम किया है और ये अल्फा से क्या बन गया, बीटा। और आपने दोनों पढ़े हैं, अल्फा डी ग्लूकोज भी पढ़ा है और बीटा डी ग्लूकोज भी पढ़ा है। बेटा ये वो चीज़ें थी जो आप लोगों को नहीं थी करवाई जाती और आप लोग इन पे हमेशा रट्टे लगाते थे, हमेशा इनको सर से गुजारते थे। मैंने आज इनको बहुत डिटेल में करवाया है, उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट कुछ कर जाएं बच्चों। ठीक है, हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं, हमें कुछ करेंगे हम तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके सामने ग्लूकोज हो गया। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है, आपने मुझे फ्रक्टोज के दोनों बना के दिखाने हैं। फ्रक्टोज में याद रखिएगा, मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं वो याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स थे, एक, कायरल कार्बन को ढूंढो, फिर जितने हैं, उसके बाद सेकंड लास्ट कायरल कार्बन पे चले जाओ। वैसे पहला स्टेप छोड़ भी दो चलेगा। सेकंड लास्ट कार्बन पे, कायरल कार्बन पे गए, वहां से आपने उठाना है, उठा के और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन दरमियान में शेयर करना है। हाइड्रोक्सल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन उससे उठाकर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास ले जाना है और इस तरह से आपका बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ चेंज कर दें, इज टेकन लिखे पहले, तो इधर ये गलत लिखा हुआ है, ये रूल्स में चेंज करें, इज टेकन बाय, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसको हम ज़रा जनरल कर लेते हैं। हमने इसको ज़रा स्पेसिफिक लिख दिया है, हम इसको जनरल करते हैं। ऑक्सीजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ठीक है, फॉर्म लिंक बिटवीन सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन एंड
फंक्शनल ग्रुप कार्बन, FgC फंक्शनल ग्रुप कार्बन, OH ऑफ सेकेंड लास्ट कार्बन इज टेकन बाय फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब ये तो आपको सारी समझ आ गई। ठीक है, अभी हम एक और देख लेते हैं, अल्फ़ा गैलेक्टोज भी बना लेता हूँ मैं, ये आप लोगों को वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अल्फ़ा गैलेक्टोज बना लेते हैं हम फटाफट से। अल्फ़ा नहीं बल्कि बीटा बनाते हैं, बीटा चूँकि हमारे आगे काम आना है। ठीक है, बीटा ही बना लेते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे बीटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन, क्योंकि ये भी पायरानोज होता है, यानी 5 कार्बन रिंग होते हैं इसके, 5 कॉर्नर्ड रिंग होता है। ठीक है, वैसे कार्बन 6 कॉर्नर्ड रिंग होता है, 5 कार्बन वाला रिंग होता है। ठीक है, क्योंकि छठा कार्बन उससे बाहर होता है रिंग से। CH2OH 1 2 3 4 5 5 6। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर बीटा है, ऊपर OH आएगा, नीचे H आएगा। दिस इज बेसिकली बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, मैंने आपको सोचा था कि स्टीरियोमेरिज्म करवाऊंगा, लेकिन वो मैंने आपको बोला है कि अभी नहीं करवाई जाएगी आपको। ठीक है, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब अकरेंस लिख लें इसकी, ग्लूकोज की, अकरेंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इन फ्री स्टेट, ठीक है, ऑल फ्रूट्स, तमाम फ्रूट में पाया जाता है, लेकिन स्पेशली किन में पाया जाता है? डेट्स में। डेट में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खजूरों ही का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी फ्यूल है बच्चों। क्या इससे ज़्यादा कमाल की शख्सियत होगी कोई? कि हमें तो ये 100 साल पहले भी, मुश्किल से 100 साल हुए हैं, पता चला है कि रेस्पिरेटरी फ्यूल हमारा ग्लूकोज है। और वो इंसान, वो ज़ात इतनी आला थी कि आज से हज़ारों साल कबल, 1400 साल होने वाले, 1000 साल से तो अब भी कह सकते हैं, डेट्स को हमारे लिए एक अच्छी ग़िज़ा कहकर गए हैं, और बेशक वो है। ग्रेप्स, ठीक है, और फिग्स, ये तीनों चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा, तीनों फ्रूट्स हैं। ठीक है, आपको पता ही है। अच्छा, उसके अलावा ब्लड में देख लें, ब्लड में कितना होता है? ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में कितने % होना चाहिए ये ग्लूकोज? तो वो होता है 0.08%। ठीक है, या दूसरी तरफ लिखें तो 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 मिलीग्राम अगर आप खून लें तो उसमें 100 मिलीग्राम होना चाहिए। 100 मिलीलीटर आपका खून हो ना, तो उसके अंदर 100 मिलीग्राम क्या होना चाहिए? ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हाइड्रोलाइसिस, किस किस की हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज मिलेगा आपको? हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताया हुआ क्या है, बड़े को तोड़ के छोटा निकालना। तो स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करें तब भी आपको ग्लूकोज मिलेगा। उसके अलावा सेल्यूलोज की करेंगे तब भी आपको ग्लूकोज मिलेगा। ग्लाइकोजन की करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। उसके अच्छा, उसके अलावा अब ग्रेप्स में परसेंटेज वाइज लिखें कि ग्रेप्स में कितने % ग्लूकोज होता है। 27% उसमें क्या होता है? देखो कितनी हाई कंसंट्रेशन है, 27% ग्लूकोज। और हनी, हनी में क्या होता है? हनी में ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा होता है और फ्रक्टोज भी। एंड आपको पता है फ्रक्टोज भी अब आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को भी इतना ज़्यादा इंडोर्स किया था, देख लें बस आप। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है अमल करने के लिए, बेशक वो हैं। ठीक है, याद रखा करें इन बातों को। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ दीनी नहीं, दुनियावी नहीं, दीनी तालीम भी लाजमी है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं सिंथेसिस, देखते हैं सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम
ऑफ ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस से बनता है ना, तो अगर आपने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है ना इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको कितनी सोलर एनर्जी चाहिए? 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी आपको चाहिए। कैन यू इवन इमेजिन? ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये मैं बता चुका हूँ कि ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी फ्यूल, ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट लिख लें। ग्लूकोज इज, ये मैं 4-5 जगह पे हमारी पीटीबी में लिखा हुआ है और फेडरल में भी लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन, स्पेशली चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स वाले में। तो ये आप याद रखिएगा, एमसीक्यू आ सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा बाकी सब भी, प्रोटीन भी यूज़ हो सकता है रेस्पिरेटरी फ्यूल, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है आपके लिए? ग्लूकोज। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट थिंग देखने जा रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हेडिंग दे लें, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स करने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है याद रखें? लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड, लिखें लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड शुगर्स आर एल शुगर्स, यानी लीवो शुगर्स होती हैं। लेबोरेटरी में जितनी भी आर्टिफिशियल शुगर्स हैं वो सारी क्या हैं? लीवो शुगर्स हैं। और यहां से हमें पता चलेगा कि हमें क्यों सिंथेटिक शुगर्स यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेबोरेटरी वाली कौन सी हैं? लीवो। और नेचुरली अकरिंग कौन सी हैं, या नेचुरली यू कैन से जो अकर करती हैं शुगर्स, अकरिंग जितनी भी हैं वो क्या हैं? डेक्स्ट्रो शुगर्स हैं वो सारी। नेचुरली कौन सी अकर करती हैं? डेक्स्ट्रो। और लेबोरेटरी में जितनी भी बनाई जाती है वो सब क्या है? लीवो। अब यहां से आपने देखते जाना है, प्रोटीन एंड, प्रोटीन से मुराद एंजाइम, ठीक है, एंड सेल रिसेप्टर्स, सेल पे जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, आर डिजाइंड फॉर डी शुगर। बच्चों, अल्लाह ताला ने अगर डी शुगर नेचर में रखी थी तो उसका मकसद यही था कि अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी को डिजाइन ही ऐसे किया था कि उसके अंदर डी शुगर यूज हो। लीवो शुगर आपको जस्ट टेस्ट दे सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी बच्चों, कुछ भी नहीं करेगी। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एंजाइम कैन नॉट डाइजेस्ट एल शुगर, एंजाइम कैन नॉट डाइजेस्ट एल, या इसको एक और नाम दिया जाता है लेफ्ट हैंडेड शुगर, ठीक है। इसको एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंजाइम हमारी बॉडी में किसके लिए बनाए गए हैं? एंजाइम्स वर्क फॉर डी शुगर, यानी डेक्स्ट्रो शुगर। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर ग्लव है तो ग्लव में अगर आप राइट की जगह अपना लेफ्ट हैंड डालेंगे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपका राइट हैंड का ग्लव है तो उसके अंदर आप लेफ्ट हैंड अपना इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगी, और एज अ रिजल्ट मैं अमीनो एसिड की बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, उधर भी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड होते हैं। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं इधर किसकी? मोनोसैकेराइड्स की, डी शुगर की और एल शुगर की। इधर डी शुगर जो है वो आपकी नेचुरली अकरिंग है, और उसके लिए आपको कौन से एंजाइम आपकी बॉडी में होते हैं? डी। एल एंजाइम्स आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है, एल शुगर्स आपको डाइजेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, एल शुगर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, यानी फिजिकली, टेस्ट वाइज, दिखने वाइज, ठीक है, वो बिल्कुल डेक्स्ट्रो जैसी होंगी। मैंने केमिकल नहीं बोला, एज ऑफ डी शुगर, याद रखिएगा।
सिर्फ टेस्ट वो आपको दे सकती है, ठीक है। और मज़े की बात है, मज़े की बात है, एल शुगर एक्सपेंसिव होती है, एल शुगर एक्सपेंसिव होती है, लेकिन थोड़ी ये प्रीमियम टेस्ट देती है एज एक्सपेंसिव। और याद रखें एल शुगर आइसक्रीम बनाने में यूज़ की जाती है, आइसक्रीम में यूज़ होती है। और ये बताना ना सिर्फ एमडी कैट के लिए इम्पोर्टेंट था आपको, बल्कि डिफरेंट मतलब आपकी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो बेकिंग आइटम्स में भी यूज़ किया जाता है, बेकरी की जो आइटम्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए एल शुगर की, तो उसमें आप एक एग्ज़ाम्पल लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास होती है एक टागाटोज, क्या होती है, टैगाटोज। उसके अलावा आपके पास होती है सुक्राटोज, सुक्राटोज। अच्छा याद रखें ये टोज वर्ड आपको कुछ हिंट दे दिया करेगा अगर कहीं ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और मैंने आपको ना ओलिगोसैकेराइड वाले लाइन में एक लिखवाया था कि एक्सेस ऑफ देम कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट। लेकिन और याद रखें जो एल शुगर है ना, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फैट। बच्चों इससे ज़्यादा बुराई क्या होगी कि ये फैट में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों हमारे पास, क्योंकि इसके लिए इक्विपमेंट्स ही पूरे नहीं है, ठीक है। अब फटाफट से हम बात करते हैं दैट्स इट फॉर द मोनोसेक्राइड्स। अब फटाफट से हम ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ चलते हैं। अब आप परेशान हो रहे होंगे। अच्छा बच्चों मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना 10 मिनट में कर दूँ इसको क्लियर। अच्छा इसमें कितने यूनिट होते हैं, 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं, ये तो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें कितने 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और मोनोसेक्राइड जुड़ते कैसे हैं, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है जो ओलिगोसेक्राइड्स को बनाता है, तो वो कंडेंसेशन से मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं और क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं ओलिगोसेक्राइड। अब इसकी क्लासेस कितनी है, 9 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है। और वो कौन कौन सी हैं आपको बताया हुआ मैंने। डायसेक्राइड लिखें, डायसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड, ऑक्टासेक्राइड, नोनासेक्राइड एंड डेकासेक्राइड। ये टोटल 10 हैं। 2 वाली डाई, 3 वाली ट्राई, 4 वाली टेट्रा, 5 वाली पेंटा, 6 वाली हेक्सा, 7 वाली हेप्टा, 8 वाली ऑक्टा, 9 वाली नोना, 10 वाली डेका, ठीक है। 2 से 10, ठीक है। अब इनमें हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं डायासेक्राइड, यानी जिनमें कितने शुगर्स हों, कितने मोनोसेक्राइड हों, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट हों, ठीक है। हैव 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है। दीज आर मोस्ट कॉमन, जैसे हमने उनको पढ़ते हैं ना, मोनोसेक्राइड ओवरऑल मोस्ट कॉमन है और डायसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड में मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड कौन से हैं, डायसेक्राइड, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। लेस स्वीट होते हैं, लेस सॉलेबल होते हैं, ठीक है। और बाकी इसकी हाइड्रोलाइसिस प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल फार्मूला जो डायसेक्राइड्स का वो है C12, जारी बात है H22O11। मैंने आपको इसका जनरल फार्मूला लिखवाया था CnH2ON-1, ये बिल्कुल वही अप्लाई किया गया है, ठीक है। 12 था, 11 किया, 11 2 22, 11 1 11, तो ओवरऑल ये आपका डायसेक्राइड का फॉर्मूला बन गया। अब इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल मैं वैसे पीछे लिख चुका हूँ टेबल में, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा डायरेक्टली पहली एग्जांपल से, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली क्या है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा। टेबल शुगर भी कह सकते हैं, केन शुगर कहते हैं वैसे इसको, यानी गन्ने से इसको हम हासिल करते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली स्वीट डिशेस में घर में यूज़ की जाती है। नॉर्मल शुगर जो हमारे घर में यूज़ हो रही होती है वो सुक्रोज ही है, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि जो ये वाली शुगर है ना सुक्रोज, ये नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग है, और नॉन रिड्यूसिंग की स्पेसिफिसिटी आप याद रख लें कि वो नॉन रिएक्टिव होती है। अगर ये नॉन रिएक्टिव है तो इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर, ठीक है।
प्लांट के अंदर आप याद रखें कि बनती क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करें तो वो रास्ते में टोटली ख़त्म हो जाए, ठीक है, बाकी प्लांट उसको यूटिलाइज कर ले। लेकिन जब हम उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो रिएक्टिव नहीं है, तो वो इजीली आप उसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, आपकी वो वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। और एक और बात, ये हाईली सॉलेबल होती है और जिसकी वजह से इसको हम मैस मूवमेंट करवा सकते हैं। मैस मूवमेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक साथ आप इसको मूव करवा सकते हैं। यही वजह होती है कि प्लांट के अंदर ये ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रही होती है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मोनोसेक्राइड इसमें कौन कौन से होते हैं? एक इसमें होता है ग्लूकोज और एक इसमें होता है प्लस फ्रक्टोज। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर ऐसे पढ़ाने में ना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत कुछ है, और लेक्चर्स आपका जो है वो ऑलरेडी एक हिट अबव चला गया है, ठीक है। आप लोगों के लिए भी मतलब मुझे पता है, मुझे बर्दाश्त करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आज ऐसा कर लेते हैं कि फिर हम पूरा करते हैं सुक्रोज को, माल्टोज और लैक्टोज अलॉन्ग विद पॉलीसेकेराइड। ये कुछ आधे घंटे का भी लेक्चर नहीं है, तो हो सका अगर मेरे से कल मैनेज हो गया। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा मैं अपने मेडिकल जो है उस तरफ थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो अगर तो मैं कल अपना टाइम पूरा मैनेज कर सका तो कल ही आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। एक छोटा होगा बायोलॉजी का और लेंथी होगा लिक्विड का, जो हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह गया ना केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी हमें एंड पे टेंशन दे सकता है। वैसे तो मसला नहीं है क्योंकि हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स इजी जा रही है, वो हम पहले ख़त्म करके देन 1 वीक या 2 वीक लगातार बायोलॉजी पे लगा के भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम स्टार्ट से ही ऐसे लेकर चलें कि हमारे पे एंड पे बर्डन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। तो इसमें 2 मोनोसेक्राइड होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो फिर ये क्या यील्ड करेगा? ये मोनोसेक्राइड 2 यील्ड करेगा, एक होगा ग्लूकोज और एक होगा फ्रक्टोज। अच्छा, अब इसकी कंडेंसेशन देख लें, यानी आप इसको बनाने लगे हो। अब कंडेंसेशन, इसकी कंडेंसेशन होती कैसे, ज़रा गौर से देखिएगा। पहले सबसे आपने बनाया एक, क्या बनाया आपने? ग्लूकोज बनाया, ठीक है। ग्लूकोज आपको पता है 5 कॉर्नर रिंग, 6 कॉर्नर रिंग होगा। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन CH2OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, ठीक है, हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सो, ठीक है। प्लस इधर हम बनाएंगे फ्रक्टोज, कार्बन 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 एंड दिस इज कंप्लीटेड। हाइड्रोजन यहाँ पर होगा CH2OH और यहाँ पर होगा CH2OH, ठीक है, ये बन गया। ओवरऑल यहाँ पर OH होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये असाइनमेंट में दिया है, फ्रक्टोज का बनाना है, बल्कि फ्रक्टोज का तो शायद मैंने नहीं, फ्रक्टोज का मैंने आपसे कहा है। अगर नहीं कहा तो फिर आपने फ्रक्टोज बना के लाना है। आज फ्रक्टोज भी बनाना है और शायद मैंने फ्रक्टोज का ही कहा है आपको, ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये दोनों अल्फ़ा शुगर्स हैं। पहली बात तो आप ये देख लें, ठीक है, कि ये दोनों क्या हैं? अल्फ़ा शुगर। अच्छा, ये इन दोनों को नहीं देखने बैठ जाना। आप अगर देखो तो ओवरऑल इधर तो कार्बन नंबर 1 यही बन रहा है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है क्योंकि हम उसको ज़रा रोटेट करके दिखा रहे हैं आपको, और इधर भी कार्बन नंबर 1 यही है। लेकिन मैं इसको जब नेक्स्ट आगे दोबारा बनाऊंगा ना, माल्टोज में और लैक्टोज में, और फिर आगे हम सेलुबियोज बनाएंगे, तो वहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करूँगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज शायद आपको ये बात नहीं समझ आएगी, ठीक है। होना क्या है? होता ये है बच्चों कि जो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स है ना, वो आपस में करते हैं रिएक्ट, ये वाले, यहाँ से निकलेगा पानी और एक बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ से वाटर एक्सपेल हो रहा है और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। यहाँ पर COC लिंकेज को आप क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
ऐसे ही, और बाकी सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, और उसको हम क्या पढ़ लेंगे, सुक्रोज़। तो आपने वो कंप्लीट करके मुझे वो भी दिखाना है। सुक्रोज़ ना हुआ तो फिर मैं अगले लेक्चर में कर दूँगा। तो ठीक है, टाइम चूँकि ऊपर जा रहा है लेक्चर से, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ कि कल 2 लेक्चर्स कर लें ताकि हम लोग इसको तो ख़त्म करें, कार्बोहाइड्रेट्स को। उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन थोड़ा टाइम मोनोसेक्राइड्स पे शायद ज़्यादा लग गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट। अल्लाह हाफ़िज़।